गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो आज आपका पॉलिटी का लास्ट क्लास है ना? और 5-6 अभी बच गए हैं पॉलिटी में। तो हम लोग एक बार 1 मिनट में देख लें, जो हमेशा अब आप बोर हो गए होंगे वो बात सुनते सुनते, लेकिन फिर भी देख लें कि हम लोगों ने प्रस्तावना देख लिया है ना, और उससे संप्रभुता क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जो राज्य का जो क्षेत्र होता है उसको पार्ट 1 में देख लिया। नागरिक और नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A में कंप्लीट हो गया। संगठित सरकार पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 तो निरसित है, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10A में और 10B में कंप्लीट हो गया। मतलब सॉरी 9A 9B, पार्ट 9 तक आपको संगठित सरकार, पार्ट 10 में सरकार में अनुसूचित क्षेत्र में सरकार के संदर्भ में है, कैसे सरकार वहां चलती है, तो वो आपको पार्ट 10 में समाप्त हो गया। तो जो राज्य का जो 4 तत्व था वो तो समाप्त हो गया है। अब इसमें केंद्र और राज्य या संघ और राज्य के बीच कैसे संबंध होते हैं, उस संबंधों को हमने किस आर्टिकल में देखा, किस भाग में देखा था? पार्ट 11 कि इनके बीच में संबंध कैसा होता है, विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध, है ना, विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध, वित्तीय संबंध। उसी वित्तीय संबंध में ये भी आ जाता है, उसी वित्तीय संबंध और व्यापार के संबंध में ये भी आ जाता है। पार्ट 12, पार्ट 13 जिसको अलग से डिटेल में नहीं देखे हैं, इसी के संबंध में जो QRM पढ़ा रहे थे उसमें मैंने आपको कुछ कुछ बेसिक बताया है, आपको बोला भी था पढ़ के आना है। पढ़ा है? घर जाके पढ़ते हैं? हाँ। अब है पार्ट 14 जिसमें क्या है कि भाई संघ और राज्य क्षेत्र में जो सर्विसेज हैं उसके संबंध में है ना। इसी में सबसे फेमस क्या है? UPSC और स्टेट PSC। तो ये जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला पार्ट देखेंगे उसमें इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स है, इसको कर लिया क्या हमने? कहाँ किया? न्यायपालिका के साथ वैकल्पिक विवाद समाधान में ये ट्रिब्यूनल भी कर लिया। पार्ट 15 में है कि भाई तुम संगठित सरकार तो बना दिए हो, हर जगह लोकतंत्र बना दिए हो, उसका चुनाव तो कराओगे, है ना। तो चुनाव कैसे होगा ये किसमें है? पार्ट 15 में। पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए, है ना,
भाषाई अल्पसंख्यक के लिए। इस संबंध में प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले सेक्शन में आज करेंगे, ये भी हो जाएगा हमारा। जो भाषा है, लैंग्वेज, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक जो होता है, ठीक है, उसी में अनुच्छेद 350 भी आप देखोगे, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेंगे। और जो अन्य प्रावधान है वो सब आप अपने से खुद से, लक्ष्मीकांत ये सबसे करोगे। सबका स्टार हीरो कौन है? इमरजेंसी प्रोविजंस भाग 18, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज इसको देखेंगे। और नीचे तो अमेंडमेंट और ये सब हम लोग देख चुके हैं, मिसलेनियस में ज़्यादा जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम आज जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत ही करेंगे इलेक्शन से। किस भाग में है इलेक्शन का प्रोसेस? भाग 15 में है। इलेक्शन संबंधी प्रावधान आपके भाग 15 में है। भाग ऊपर ही लिख लीजिए, भाग 15, भाग 15 आर्टिकल 324 से 329, भाग 15 आर्टिकल 324 से 329, ठीक है। यहां पे 327 से कुछ बताया गया है, उल्टा चला है, 324 में बाद में आएगा, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। 327 में क्या कहता है? 327 में, आर्टिकल 327 में कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया क्या हो, इस संविधान में उल्लेख नहीं किया हुआ, अच्छे से वर्णन नहीं किया हुआ है। उस संबंध में विधायिका में भी संसद कानून बना के उसको तय करेगी। तो विधायिका ने कानून बनाया, इसमें एक कानून बनाया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जिसको शॉर्ट में आरपीए 1950 कहते हैं। उसी प्रकार से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरपीए 1951 कहते हैं। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 बनाया, परिसीमन के संबंध में। आपको वहां बताए थे जब संसद पढ़ा रहे थे, लोकसभा, वहां भी परिसीमन आयोग का उल्लेख किए थे, है ना। आर्टिकल 84 का, जहां तक मुझे याद है 82, हाँ 82 का उल्लेख किया था मैंने। आर्टिकल 82 का उल्लेख किया, जहां पे आपको बताया था कि समय समय पर, खास कर वहां तो लोकसभा की बात थी, तो लोकसभा का जो हर एक जनगणना के बाद उसकी सीमाओं को बदलाव होगा, किस आधार पे कि भाई जो लोकसभा का, जो हर लोकसभा में लगभग बराबर जनसंख्या रहे, है ना, प्लस प्रत्येक राज्य के अंदर, ठीक है, जो लोकसभा का जो जनसंख्या का विभाजन है हर एक लोकसभा में, वो भी लगभग बराबर रहे। यही था ना? नहीं भूल गए? हाँ, कौन सा? हाँ, क्षेत्रीय विभाजन और लोकसभा सीट में, ठीक है। माइक पे बोल लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो परिसीमन आयोग 1952 बनाया। उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बोले मेरे भी निर्वाचन में कुछ कानून बना दो भाई, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया। ये बाद में क्यों बना? अरे भाई, पहले लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होगा, तभी ना उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, वही दोनों, और राज्य का जो चुनाव का भी जो कानून है, राज्य का जो विधानसभा बना है तो राष्ट्रपति में शामिल होगा, है ना। तो पहले 50-51 में बना के चुनाव तो करा लिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अब है अनुच्छेद 328 में क्या है, पढ़िए, कि इस अनुच्छेद के अनुसार यदि केंद्र द्वारा राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचन से संबंधित उपबंध नहीं बनाए जाते हैं, तो उस राज्य अपने लिए उपबंध बनाने की शक्ति रखता है। मतलब अगर संविधान में लिखा हुआ है कि अगर केंद्र राज्य के विधानमंडल का चुनाव कैसे हो,
नहीं प्रक्रिया बनाएगा तो राज्य खुद निर्धारित कर लेगा। लेकिन जब केंद्र निर्धारित कर ही दिया 1950-1951 के आरपीआई एक्ट से, अब राज्य खुद निर्धारित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 329 में क्या लिखा है? संसद द्वारा लगाए गए परिसीमन अधिनियम को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही निर्वाचन से संबंधित विवाद को समुचित विधानमंडल द्वारा निर्धारित रीति से, मतलब वो निर्वाचन से संबंधी विधानमंडल द्वारा निर्धारित रीति से उसके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के पास ही प्रसंगत किया जा सकता है। ऐसा केवल किसी चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्या मतलब है कि अगर जो राज्य का चुनाव है या केंद्र का चुनाव है, सांसद या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधायक जी, क्या बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, विधानसभा का, एमएलए या एमएलसी का चुनाव है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कहाँ उसका विवाद निपटान हो ये संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी। तो वो किसको दे दिया गया शक्ति? उच्च न्यायालय को, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को शक्ति दे दिया गया। नो डाउट अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट किसके निर्वाचन में विवाद के संबंध में जाओगे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उसमें उच्च न्यायालय नहीं जाना है आपको। अब है सीधे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। अब इसमें बेसिक जानकारी हमें जानना है कि 1950 में क्या क्या है, 1951 में क्या क्या है। कम चांस है, लेकिन अगर पूछ दिया कि फलाना चीज 1950 में है, फलाना चीज 1951 में है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई मेथड नहीं है जिससे मैं समझा सकूं कि ये ट्रिक है जिससे आपको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1950 में है, ये 1951 में है। फिर भी देखिए, ठीक है, अच्छा, तो इसमें 1950 में लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के संबंध में है आरपी एक्ट 1950 में। यहां पे राज्यसभा क्यों नहीं लिखा हुआ है? आज माइक पे बुलवाएंगे। हाँ, माइक दीजिए इधर। हाँ, कोई सी आई थिंक नजदीक राज्यसभा की सीटों का आवंटन है ना, वही से अनुसूची याद नहीं आ रही बस। हाँ, कोई अनुसूची कौन बताएगा? हाँ, वही चौथी अनुसूची। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मूल संविधान में ही लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन कहां से देखना है आपको? चौथी अनुसूची से देखना है। इसीलिए यहां पे नहीं है, समझ में आया? तो अगर हो कि आरपी एक्ट 1950 में दिया हुआ, नहीं, मूल संविधान में दिया हुआ है राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहां पे? चौथी अनुसूची में जाके देख लें। शायद मैंने होमवर्क भी दिया था कि वो लिस्ट बना लीजिए किसका राज्यसभा का सीट कितना है। एक लिस्ट बनाने के लिए मैंने बोला था, हाँ या नहीं बोला था? बनाए हैं? कहाँ कहाँ बनाया आपने? अच्छा, लेके नहीं आया आपने? और कोई बनाए हैं? हाँ, लेके आई हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन या लोकसभा में? तो राज्यसभा में और लोकसभा में हाथ से एक सीटों का आवंटन बना लीजिएगा, अंदाजा रहेगा इस तरह। हाँ, बिहार में कितना है लोकसभा? चलो, बिहार में 40 yes, और तमिलनाडु में? तमिलनाडु में नहीं याद है। आंध्र प्रदेश में 11 है, उत्तर प्रदेश में 80। उत्तर प्रदेश सबको याद रहता है। और और सबसे आसान है सिक्किम, नागालैंड, है ना, सब एक एक है ना। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। और वैसे तमिलनाडु में 39 है, ठीक है। उसके बाद है चुनाव संचालन से संबंधित अधिकारी। उसमें इन अधिकारियों का उल्लेख है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ की नियुक्ति का प्रावधान है। अब इसको हम लोग डिटेल में नीचे देखेंगे, मेन वही सेक्शन है। इस पर सवाल बन सकता है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कहीं पेपर पोस्टपोन ना हो जाए, ठीक है। विधानसभाओं और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची, ये मतदाता सूची तैयार करने के लिए इसमें प्रावधान आरपी एक्ट 1950 में
है कि प्रत्येक इलेक्शन के पहले, चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, मतदाता सूची को अपडेट कीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो मतदाता सूची उस समय अपडेट नहीं करना है जब मतदान चल रहा है। ये आपको निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद अपडेट नहीं कर सकते हैं, निर्वाचन की समाप्ति के पहले अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, जो मतदाता सूची है जिसमें आपका नाम होगा, कौन कौन मतदाता होगा, तो आपको इलेक्शन के पहले किसको, निर्वाचन आयोग को इलेक्शन के पहले अपडेट करना होता है। हो सकता है कि उस क्षेत्र में कुछ लोग मर गए हों, है ना। अब उसमें नाम, एक मिनट, उसमें उनका नाम है और उसका क्या होगा, प्रॉक्सी वोटिंग हो जाएगा। औरतें घूंघट करके आएंगी, उसके बदला वोट दे दी, अपनी सास के बदला बहू दे रही है, साड़ी बदल के आ रही है, सास के लिए भी अपने लिए भी वोट दे रही है। होता है, गाँव में होता है, मैं बता दूं आपको। तो वो अपडेट, आपने भी वोट डला क्या साड़ी पहन के? तो उसमें क्या होता है कि आपको अपडेट करना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ लोग जो 17 साल के थे इस बार 18-19 साल के हो, उनका नाम आना चाहिए, इसलिए अपडेट करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। लेकिन ये अपडेट का मतलब ये नहीं कि जब नामांकन पत्र दाखिल हो गया, जब सारे उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दायर कर दिए, उसके बाद अपडेट कर रहे हो। तो डर क्या होता है कि कोई पक्षपात ना कर दे, है ना। और निर्वाचन की जब समाप्ति, भाई मतदान चल रहा है, उस बीच में आप अपडेट नहीं कर सकते हो। निर्वाचन हो गया वहां, उसके बाद अपना प्रोसेस अपडेट करना है, कीजिए अगले इलेक्शन के लिए। नहीं समझ में आया? नहीं आया? हाँ, तुम इसका मतलब समझ रही हो क्या है ये? हाँ, मतदाता सूची क्या होता है समझ में आया? वोटर लिस्ट, वेरी गुड। वो कब अपडेट करना है आपको? जब अपडेट करना है कीजिए, लेकिन एक पीरियड में मत कीजिए। कब? अब उसमें होता क्या है कि जब मतदान चल रहा हो उस समय अपडेट कराओगे क्या मतदाता सूची? कल तक तुम अपना नाम देख रही हो, वोट डालने गई, नाम ही नहीं। पहले कराना है ना। हाँ हाँ, आप भी सवाल पूछिए, पूछिए पूछिए। माइक पे बोलिए, अच्छा सवाल है। नहीं नहीं, अच्छा सवाल है, वेरी गुड। सर मैं ये कह रहा था कि जो इसमें निर्वाचन में जो नामावली था उसमें संशोधन करना था, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग भी संशोधन कर सकती है, केवल भारत सरकार निर्वाचन आयोग ही? बड़ा अच्छा सवाल है। अब ये बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराता है? पंचायत का। वोटर लिस्ट तो वही होता है। सुने, नहीं जो ही नहीं है, तो एक सुने, पंचायत का स्थानीय निकाय का कराता है, और जो भारत निर्वाचन आयोग किसका कराता है? विधानसभा, विधान परिषद, ये लोकसभा, विधान परिषद, इस सब का। अब क्या है कि ये राज्य के विधायिका पे निर्भर है, क्योंकि देखो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में स्थानीय निकाय का चुनाव कैसे हो, सब कौन निर्धारित करता है कानून बना के? राज्य की विधायिका। राज्य विधायिका बोलेगा कि क्यों अलग से मतदाता सूची करना है, जो भारत निर्वाचन आयोग जो मतदाता सूची बनाया है उसी को यूज करो। कुछ राज्य निर्वाचन आयोग बोलेगा नहीं हम अपना करेंगे, कोई बात नहीं, रोक नहीं है, वो अपना मतदाता सूची बनाएगा, लेकिन वही काम का क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई दोनों इलेक्टोरल रोल को एक साथ करो। तो उस पर अभी जो आपको रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो आई है रिपोर्ट, उसमें भी बोला गया है कि एक साथ कीजिए, जरूरत नहीं अलग मतदाता सूची बनाने का। ठीक है, लेकिन अभी तक प्रोविजन ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्टोरल रोल लेंगे। समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए, विधान परिषदों के निर्वाचन के क्षेत्र में चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना, यह भी आपको आरपीए एक्ट 1950 में है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए सीटों का को भरने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, तो उसमें भी मान लीजिए कि राज्य के स्तर पे क्या होता है प्रक्रिया, कि विधानसभा चुनाव वोट डालेगा विधानसभा के लोग, उससे राज्यसभा का सीट चुना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वहां पे कैसे हो, या फिर जहां हो वहां कैसे हो? तो ये सब इसी आरपीए एक्ट 1950 में दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है आरपीए एक्ट 1951। अब इसमें राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के लिए सीट क्या अर्हताएं होनी चाहिए वो है। उसी प्रकार से क्या निरर्हता है जिस कारण से उसका सीट
समाप्त हो जाएगा। सब किस में है? 1951 में। ये याद कर लीजिए कम से कम, अर्हताएं और निरर्हताएं। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए अर्हताएं क्या है? तो जो व्यक्ति उस राज्य से चुना जाना चाहिए, मूल कानून में 1951 के मूल कानून में अगर बिहार के को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में, तो आपको बिहार का ही मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। लेकिन बड़ा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? वास्तविकता में राज्यसभा ऑन पेपर नहीं, प्रैक्टिकली राज्यसभा क्या है? बैक एंट्री से सांसद बनना है ना, या तो मनोनयन कर दो कहीं से। ये अब बहुत बार क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री जी को ये एस जयशंकर पसंद हैं कि भाई हमको विदेश मंत्री, इतना अनुभव है, चीन में रह चुके हैं, विश्व के विख्यात डिप्लोमेट हैं, वो कहीं से भी चुनाव जीत के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका वो गुण, मतलब नेतागिरी में नहीं रहे हैं, वो तो आईएफएस ऑफिसर हैं। ऐसे ऑफिसर को अगर आपको ये करना है, मंत्री बनाना है, बना तो दिए, अब 6 महीना के अंदर उनको कहीं ना कहीं भाई सांसद का सदस्य बनाना है। तो या तो है कि लोकसभा में कहीं किसी को बोलो कि भाई त्यागपत्र दो, वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो भी डर है कि पता नहीं चुनाव लड़के भी जीत पाए कि नहीं। ठीक है, तो या तो राज्यसभा से मनोनयन करा दो, लेकिन पिछले साल ही राष्ट्रपति ने मान लो 12 सीट पे मनोनयन कर दिया, जयशंकर जी देख रहे हैं क्या करें अब। तो भाई आपका मतदाता सूची कहाँ पे है, मतलब किस राज्य में आप सूचित है? तमिलनाडु। तो 6 महीना के अंदर तमिलनाडु में राज्यसभा का सीट खाली होना चाहिए, खाली ही नहीं हो रहा है। अब जयशंकर जी टेंशन में, तमिलनाडु से हम आ ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसी इम्प्रैक्टिकलिटी को समाप्त करने के लिए बोला गया कि आप किसी भी राज्य में कहीं से भी मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। इसीलिए मनमोहन सिंह जी, जिनका मतदाता सूची में कहाँ नाम होगा बताओ? पंजाब नहीं, पगड़ी पहनते उससे पंजाब नहीं हो गया, जहाँ रहते थे दिल्ली, ठीक है ना, यहीं रहे हैं, यहीं प्रोफेसर थे, ठीक है, तो दिल्ली में होंगे मतदाता। और कहाँ से जीत के आते थे? असम से। ठीक है, मनमोहन सिंह जी आपको पता है कि मुख्य धारा के नेता तो थे नहीं, अब उनको प्रधानमंत्री बना दिया, अब वो कहाँ से राज्यसभा में जीत के, अब दिल्ली में इतना कम सीट है, हो सकता है कि 6 महीना में ना हो, तो मजबूरी बस ये बनाया गया कि आप कहीं से तो अब ये मतदाता सूची में हो, तो किसी भी राज्य के हों, आप बस भारत के नागरिक होने चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, आप कहीं से भी राज्यसभा सीट से आ सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये राज्यसभा के लिए अर्हता है। लोकसभा के लिए अर्हता, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि जहां से चुनाव लड़ोगे उस क्षेत्र से आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो ऐसे तो भाई 2 जगह से कोई कैसे चुनाव लड़ेगा? इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए, हर फैक्ट आप याद नहीं कर सकते हैं। जब आप आम जिंदगी में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो कहानी के माध्यम से एलिमिनेशन करते हैं। जो राज्यसभा वाला था हमको याद नहीं होता था, याद नहीं होता मतलब ध्यान नहीं रहता था, लेकिन सामने एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी, उससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ठीक है। दूसरा कि जो जैसे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री जी 2 सीट से लड़ते थे, है ना, राहुल गांधी जी 2 सीट से, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एक ही सीट में हो सकता है ना, इसमें मतदाता सूची में नाम, दूसरे सीट में तो नहीं होगा, एक ही जगह होगा, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, आप भारत में कहीं के भी मतदाता सूची में नाम है, आप चुनाव कहीं से लड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद SC ST है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, तो जो मान लो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है कोई सीट, तो वहां शेड्यूल कास्ट वाला लड़ पाएगा? नहीं, शेड्यूल ट्राइब ही लड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट ही लड़ेगा। क्या शेड्यूल कास्ट की महिला लड़ पाएगी? क्यों नहीं लड़ेगी, कौन रोका है ना। अच्छा ये बताओ, जो OBC सीट रिजर्व है वहां से शेड्यूल कास्ट लड़ पाएगा? ऐसा प्रावधान ही नहीं है OBC सीट का, आरक्षण राजनीति में नहीं है। ठीक है। जो जनरल सीट है वहां से क्या ट्रांसजेंडर लड़ पाएगा? क्यों नहीं लड़ पाएगा, है ना। शेड्यूल कास्ट की महिला भी लड़ पाएगी, सब लड़ पाएंगे। जनरल का मतलब लोग को लगता है कि जनरल कैटेगरी के, नहीं, सबके लिए। ठीक है। इसमें जो अंदर जाके बताया गया है कि असम के 187 जिलों में अनुसूचित, ये सब पढ़ लीजिएगा, फैक्ट है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं।
अंदर जाके बताया गया है कि जो स्वशासी जिला बताया था क्या मैंने, असम में अनुसूची 6 के तहत कौन से 4 राज्य थे जहां स्वशासी जिला बनता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सब जिला में नहीं, कुछ जिला में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात की गई है। ये आपको किस आर्टिकल में दिख जाएगा? 244 भाग 10, याद होगा आपको। वहां पे राज्यपाल को ज्यादा शक्ति होता है या राष्ट्रपति को? राज्यपाल को। राज्यपाल ही स्वशासी जिला का गठन करता है, सब कुछ करता है। 30 सदस्य होते हैं जिसमें से 4 मनोनीत, 26 वयस्क प्रतिनिधित्व के माध्यम से, है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से चुन के आते हैं, ये सब बताया है ना। वैसे ही जिला में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति को इन एसटी समुदायों में से किसी का सदस्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर यहाँ का मीना कम्युनिटी है, राजस्थान का, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो सोचेगा असम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के में हम लोकसभा का चुनाव लड़ लें, नहीं लड़ पाएगा। छत्तीसगढ़ का कोई अगर भील, ये गोंज जनजाति का है, तो वो यहाँ पे राजस्थान में ट्राइबल एरिया से लड़ लेगा। वो यहाँ पे आपको झारखंड में ट्राइबल एरिया से लड़ लेगा, लेकिन असम के वो ट्राइबल एरिया जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, चुनाव नहीं, उसी समुदाय का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जोर से बोलो। अब है विधान परिषद के लिए अहर्ताएं। अब ये अपने क्यूआरएम में इसको कट करके लिखिए सभा। परिषद नीचे है, वो विधानसभा है, ठीक है। तो आपको अगर विधानसभा में चुनाव लड़ना है, उसी राज्य के मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, क्राइटेरिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी चाहेंगे कि हम बिहार के समस्तीपुर जिला के विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, तो इस अभी के सिनारियो में नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनका वहां पे मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, समझे। लेकिन वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े, आराम से लड़ सकते हैं, ठीक है। एससी एसटी के लिए जो आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को इनमें से किसी भी जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक, उसी राज्य का पार्ट होना। फिर असम के स्वशासी जिले के संबंध में उसी तरह की बातें हैं। उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें उस जिले के लिए ऐसी सीट या कोई अन्य सीट आरक्षित हो का मतदाता होना आवश्यक है। असम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से बाहर के कोई जनजाति वहां आके चुनाव नहीं लड़ पाएगी। अच्छा, राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कितना % आरक्षण है? राज्यसभा में नहीं है, पक्का हमको पता है कि है। विधान परिषद में कितना % आरक्षण है? विधान परिषद में भी नहीं है। वेरी गुड। राज्यसभा लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं हुआ, कहीं लिखिएगा कोने में नीचे। राज्यसभा और विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है। वो भी नहीं है। बड़ा मजेदार बात है ये भी। जब महिलाओं का आरक्षण लागू होगा, कानून तो अधिनियम बन गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें महिलाओं को विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया गया है। देखिए, ऐसे बोला गया है कि पहला, अभी के जनगणना के बाद, मतलब जब होगा उसके पहला परिसीमन होगा। तो 2021 का जनगणना तो आया नहीं है, तो उम्मीद है कि 2024-25 तक वो जनगणना आ जाएगा और उसके बाद पहला परिसीमन हो जाएगा 26 में। तो 2024 में इलेक्शन हो रहा है, तो 2029 के लोकसभा में आ जाएगा। जो चांस है, कोई गारंटी नहीं, जब तक जनगणना नहीं आएगा, परिसीमन नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। और विधानसभा चुनाव जो 2025-26 से शुरू हो जाएगा, परिसीमन हो चुका होगा, तब से वो लागू हो जाएगा। एक चीज आपको यह चर्चा चली है, ये भी बता दूं कि ध्यान दीजिए, विधानसभा में आरक्षण है महिलाओं को आने वाले समय में, वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा।
उस अधिनियम के द्वारा एक विधानसभा में आरक्षण नहीं है। कौन बताएगा? उस अधिनियम के द्वारा, आई रिपीट, उस अधिनियम के द्वारा जो संविधान संशोधन किया गया है ना, उस पंडित जी पुदुचेरी, हाँ मतलब पंडित जी बोल तो उस अधिनियम के द्वारा एक विधानसभा में आरक्षण नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? जेएन के चक्कर क्या है? जेएन के साथ कि अभी विधानसभा है नहीं। वैसे अगर बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोला। अब मैं बोलूंगा, मेरे गलती सुधार दिए कि 2 विधानसभा में आरक्षण नहीं है उस अधिनियम के द्वारा। संविधान संशोधन जो किया गया, आई रिपीट, वहां से 2 क्षेत्र हैं जिनके विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो वो है एक जम्मू कश्मीर और दूसरा पुदुचेरी। तो क्या वहां विधानसभा में आरक्षण नहीं मिलेगा? उस जांच दी हमको, उस संविधान संशोधन के द्वारा नहीं है, उस संविधान संशोधन के द्वारा नहीं। उसके लिए जो यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज क्षेत्र विधान सभा में अधिनियम में संशोधन किया, उसके लिए एक अलग कानून है। संघ राज्य क्षेत्र यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी विधानसभा अधिनियम एक अधिनियम है। इसमें संशोधन करके ऐसे जितने यूटी हैं जहां विधानसभा है एक को छोड़ के, जहां जितने यूटी है भारत में जहां विधानसभा है एक को छोड़ के, वहां की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया इसके माध्यम से। किसको छोड़ के? दिल्ली। तो दिल्ली के विधानसभा में कैसे आरक्षण दिए? उसी संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 239 ए में दिल्ली के बारे में प्रावधान है, यहीं पे संशोधन किया गया। ज्यादा ऐसे घुमा के कॉम्प्लेक्स कर दिए क्या? हाँ, मतलब ये समझ जाओ कि जो संविधान संशोधन किया गया उसमें आपको सभी राज्य प्लस दिल्ली में विधानसभा में आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। लेकिन 2 और अन्य यूटी जहां विधानसभा है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी है ना, वहां पे संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस एक अधिनियम में संशोधन करके दे दिया गया। इसके तहत दिल्ली के लिए दिया गया है। हाँ, बाकी जो 2 है उसमें पुडुचेरी नहीं जम्मू दिया कश्मीर, गया। इनके लिए प्रावधान नहीं किया नहीं गया है। किया गया है। बाकी सारे राज्यों के लिए भी सभी प्रावधान राज्य के लिए हैं। ठीक है। अब है अहर्ताएं देख चुके हैं, अब है संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए निरहर्ताएं। ये भी किस अधिनियम के द्वारा है? आरपीए एक्ट 1950-51, उसी में चल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता, आतंकवादी गतिविधि, मादक पदार्थ, ये सब पढ़ लीजिएगा, सती प्रथा, इस सब में दिखता है। आईपीसी अधिनियम के मतलब इंडियन पेनल कोड के तहत रिश्वतखोरी, बलात्कार, ये सब जघन्य अपराध में दिखता है। आरपीए एक्ट 1951 के तहत की धाराओं के तहत विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाना, मतदान केंद्रों को लूटना, मतपत्र को फाड़ना, बूथ पर बलपूर्वक कब्जा करना है ना, बूथ कैप्चरिंग, इस सब में दिखता है तो उसको निरह घोषित किया जाएगा। उसी तरीके से ये सब आपको पढ़ना है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। धारा 8(2), आपको धारा याद ना हो कोई टेंशन नहीं, बस यही धारा इंपॉर्टेंट है। 8(3), धारा 8(2) जमाखोरी, मुनाफाखोरी है ना, ठीक है। माइक दीजिए इनको, इधर माइक दीजिए। उसके बाद 8(3), इसमें क्या है कि अगर, हाँ बोलिए सर, वो ऊपर लाइन था सर, थोड़ा स्लाइड नीचे बोलिए। सर, उसी में ना सर दहेज प्रथा वाला कानून हाँ, भी है था। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जब उसके ऊपर किसी ऊपर साबित हो जाएगा तो वो केवल 6 वर्ष के लिए अयोग्य हो जाएगा कि लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम। इसमें जो है आपका एक 6 वर्ष नहीं है, टोटल 7 वर्ष है जहाँ तक मुझे पता है। 7 वर्ष से ज़्यादा का अगर आपको सजा किसी भी मिल चुका है तो आपका गया काम से। नहीं, शायद मैं अब स्पष्ट नहीं कर पाया। जैसे मैक्सिमम 2 साल का अगर सजा होता है वो अलग है, वो 8(3) में है। अब देखिए ना, जो ऊपर का जो है, जो बड़ा अपराध है, और अगर आपका सजा
7 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्ट हमको हो सकता है 6 वर्ष भी हो। सर मुझे बस इतना बता दीजिए कि इसे वो जो आयुष प्रताड़ना वाला कानून है किसी के ऊपर साबित हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए हो हाँ जाएगा। हाँ, बस सही तो ऊपर वाले में लाइफ टाइम के लिए, और नीचे 8(3) में है कि 1 और 2 में वर्णित कोई भी अपराध के अलावा, ऊपर के अपराध के अलावा अगर आपको किसी भी चीज में सजा दिया जा रहा है 2 वर्ष से अधिक, तो सजा काट के आओगे, उसके बाद 6 साल तक तुम बैन हो। ठीक है। भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी ये सब है सत्यनिष्ठा। जब व्यक्ति सरकार के बीच कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में हो, अभी जो है यहाँ इन पे यही गाज गिर रहा था, किन पे? झारखंड के मुख्यमंत्री जी पे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे, कि आपका जो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सरकार के साथ है और आपने नहीं बताया है, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। वो क्यों ऐसा? हितों का टकराव आ जाएगा। भाई मुख्यमंत्री बन गए, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, सारा नीति निर्माण कैसा करोगे? खुद पैसा कमाने में। तो ये धारा 9A चर्चा में है। ठीक है। सरकारी कंपनियों के अधीन कोई लाभ के पद पे हैं आप, है ना, कोई पद पे हैं, उसके अलावा निर्वाचन व्यय इस सब का दाखिला अच्छे से नहीं किए हो, तो ये सब आरपीए एक्ट 1951 के तहत ही है। अन्य महत्वपूर्ण उपबंध धारा 75A, संसद के किसी भी सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए शपथ लेने की तारीख से 90 दिनों के भीतर संपत्ति और देनदारी की घोषणा नहीं किए हो। आपको करना चाहिए, नहीं किए हो तो लगेगा। किसी भी प्रकार के शिक्षापूर्वक उल्लंघन जिसे संसद के विशेषाधिकार का हनन होता है। धारा 78, सब फैक्चुअल चीज है। सभी व्ययों का अलग से सही लेखा रखना, निर्वाचित होने के 30 दिन के भीतर डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को जमा करना है। नहीं करोगे तो आप पे निरहता शुरू हो जाएगी, लग जाएगी। गलत निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना तो आपको 3 वर्ष का बैन किया जा सकता है। अगर गलत अपना बताते हो खर्चा वर्चा तो 3 साल का बैन लग जाएगा। विवादों का समाधान, संबंधित राज्य पर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही आप, जैसे कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है, अब विधानसभा चुनाव हुआ और आपको चुनौती देना है, चुनाव के बाद निर्वाचन याचिका लगाया जाता है कि भाई ये चुनाव गलत हुआ है, फलाना गलती है, लेकिन पटना उच्च न्यायालय में ही लगाओगे, ये नहीं कि लखनऊ में आके लगा रहे हो। यहाँ तक कि जो सांसद का चुनाव होगा, बिहार के सांसद का चुनाव है, उसको भी पटना उच्च न्यायालय में लगाओगे। यूपी के सांसद का चुनाव है, कहाँ लगाओगे? लखनऊ, इलाहाबाद, एक्चुअली वहाँ पीठ बैठता है। और यहाँ पे अगर है तब हरियाणा में, पंजाब में चंडीगढ़, है ना, अंडमान निकोबार कलकत्ता जाना पड़ेगा उड़ के, बहुत पैसा लगता है। ठीक है। और इस तरह का जो उम्मीदवार का निर्वाचन की तिथि से 45 दिन के भीतर आपको याचिका दायर करना है। भ्रष्ट आचरण, धारा 123 में भ्रष्ट आचरण को रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव डालने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बूथ पर बलपूर्वक कब्जा करने आदि के रूप में परिभाषित करती है। इसका मतलब आरपीए एक्ट 1951 में भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है। क्या संविधान में किया गया है? नहीं, क्योंकि संविधान क्या है? मूल कानून है, सब्सटेंटिव लॉ। इतना परिभाषा कर, अब सोचो ये सब चीज संविधान में शामिल करता तो ये रूम के इतना बड़ा संविधान हो जाता। इसीलिए संसद को शक्ति दी गई है कि कानून बना के अपना, अब जब कानून बनाएगा तो उसमें परिभाषित करेगा। इसमें भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी अपराध। भ्रष्ट आचरण आपने देख लिया क्या है, ये है, थोड़ा बड़ा चीज है। देखिए, अनुचित प्रभाव डालना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बूथ कैप्चरिंग बहुत बड़ा अपराध है ना। और ये जो निर्वाचन संबंधी अपराध क्या है, ये देखिए, निर्वाचन संबंधी अपराध का झूठा शपथ पत्र आपने दिया है, निर्वाचन सभाओं में उपद्रव मचवा दिया, ठीक है, मतदान केंद्रों उनके आसपास गलत तरीके से घूम फिर रहे हो, बूथ पर बलपूर्वक कब्जा इसमें भी है वैसे, ठीक है। तो
दोनों जो चीज है निर्वाचन संबंधी, इसमें ज्यादा कठोर है सजा, इसमें कम है। आपको खुद पढ़ना है। जैसे ये तो धारा 123 में भ्रष्ट आचरण को डिफाइन किया गया, जो ऊपर देखिए किया गया है। और निर्वाचन संबंधी क्या है, आरपीए एक्ट और आईपीसी दोनों से वो शक्ति लेता है। क्या परिणाम होता है कि जब किसी उम्मीदवार या उसकी सहमति से किसी अन्य भ्रष्ट आचरण किया जाता है तो इसका संपूर्ण चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित हो जाता है, दोबारा चुनाव कराना पड़ता है भ्रष्ट आचरण में। और निर्वाचन संबंधी अपराध में कि जरूरी नहीं है कि निर्वाचन संबंधी अपराध में चुनाव परिणाम पर इतना बड़ा प्रभाव नकारात्मक पड़े, है ना। ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ गलत बोल दिया, आचरण संहिता नहीं फॉलो किया, तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, 3 दिन तक चुनाव प्रचार करने पे उस पर रोक लगा देती है। कौन सा जो झूठी जानकारी है वो भी भ्रष्ट आचरण में झूठी है। जानकारी यहाँ पे है शायद निर्वाचन संबंधी में। देखिए वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का झूठा शपथ पत्र आपने जो दिया है, ठीक है। ये भी भ्रष्ट आचरण में आएगा। नहीं, भ्रष्ट आचरण में नहीं, निर्वाचन संबंधी अपराध में आएगा। भ्रष्ट आचरण में ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, परिभाषित किया हुआ है, रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव डालना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वैसे मैं आपको बता दूं, इतना डिटेल में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद पढ़ना है ये। हाँ, तो इंदिरा गांधी के जो केस में था ना भ्रष्टाचार, हाँ, वो किससे संबंधित था? जो वो राजनारायण मुझे याद नहीं है। ओके, थैंक यू। अब धारा 33(7), ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए दो से अधिक निर्वाचन, एक व्यक्ति 2 से अधिक क्षेत्रों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। आपको पहले 2 से अधिक पे चुनाव लोग लड़ सकते थे, बाद में संशोधन करके किया गया। उसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करना पड़ता है, प्रत्येक उम्मीदवार को। अगर वो जीत गया अच्छी बात है, नहीं जीता कोई बात नहीं। 1/6 अगर आपको मत मिला है तो जमानत राशि वापस मिल जाए। क्यों जमानत राशि का कॉन्सेप्ट क्यों है? हम भी लड़ लें फिर, है ना। अब इसमें 20-25 हज़ार लगेगा, कौन लड़े, लेकिन नाम का मालूम चला कि सब लोग वोट दे रहे हैं और सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो हतोत्साहित करने के लिए सीरियस कैंडिडेट ही आ सके, इसीलिए जमानत। वैसे भी जमानत राशि बहुत कम होता है, तो आदमी अपना नाम कमाने के लिए प्रचार ये चुनाव लड़ लेता है। नहीं, ऐसा नहीं। जमानत राशि में अब ये आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछ देगा, कोई बात नहीं, लेकिन जीत गया, हाँ, तो उसका जमानत राशि आप ये कर लोगे, नहीं होता, ये याद रखना है। देखो इसको पढ़ो, ये इसलिए इसको अंडरलाइन कीजिए, बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया ये। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है जमानत राशि पे, प्रत्येक नोट यदि उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है या वह निर्वाचन क्षेत्र में कुल वैध मतों के 6 भाग से अधिक प्राप्त कर लेता है तो उसे जमानत राशि लौटा दिया। अगर वो 100 सीट में जीत गया, 100 वोट में जीत गया और लोग को वोट ही नहीं दिए, तो उसका जीतने वाले का जमानत राशि वापस होगा। प्रीलिम्स में आपको फंसा सकता है यहाँ पे। अब चुनाव प्रक्रिया, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले जब भी जनगणना होता है तो परिसीमन किया जाता है, कौन सा चुनाव क्षेत्र का सीमा निकलना चाहिए, ठीक है, ताकि लगभग बराबर जनसंख्या हर जगह हो सके। हो सकता है कि किसी क्षेत्र में ऐसा भी है, मतलब 1970 के आसपास मेरे गांव के जिस क्षेत्र निर्वाचन गांव जो है, हम लोग शिफ्ट हुए गंगा नदी में बाढ़ के कारण, और गांव गंगा कटाव चल रहा था। पहले उस क्षेत्र में बड़ी सघन आबादी रहती थी, है ना, और उस क्षेत्र से भाग के सब लोग आ गए पूरब के तरफ। अब क्या है कि उस क्षेत्र में तो एक भी आबादी नहीं रहती। अगर परिसीमन ना हो तो वहां बताएगा कि इतनी आबादी है, एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित हो जाए, आदमी नहीं है ना, भूत खड़ा हो रहा है, भूत वोट डाल रहा है, यही चल रहा है। तो इसीलिए परिसीमन हर जनगणना के बाद आवश्यक है। अब है जब परिसीमन हो गया तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अर्थात मतदाता सूची को अपडेट करना होता है। किसको? निर्वाचन आयोग को। अब अपडेट हो गया, उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और चुनावी घोषणा
बोलता है कि इतना इतना तारीख को हम 5 चरण में लोकसभा का चुनाव कराएंगे, जो अभी हुआ 7 चरण में, और वो घोषणा के साथ ही एमसीसी लागू हो जाता है ना। मॉडल कोड ऑफ क्रिकेट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बोलने मात्र से ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मात्र से ही एमसीसी लागू हो गया। ठीक है, इसीलिए याद रखना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श आचार संहिता, आचार खाने वाला आचार, आदर्श आचार संहिता, उसके लिए कोई लिखित घोषणा, कोई अधिसूचना जारी नहीं होता है। ठीक है, अब वो लागू हो गया और कायदे से ये जो लागू होने के साथ ही जो आपको देख, इसके बाद लागू हो गया, अब उसके अभी तक अनौपचारिक तरीके से चुनाव चालू हो गया, गहमा गहमी माहौल अभी देख ही रहे हो। उसके बाद राष्ट्रपति अधिसूचना आह्वान करेंगे, अधिसूचना जारी करेंगे और बोलेंगे कि मतदाताओं, अब समय आ गया है अपना ताकत दिखाने का, आपको वोट करना है, आह्वान करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो वो आह्वान जो अधिसूचना, हम लोग पता नहीं चलता है क्योंकि हर चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें आह्वान का मतलब ऐसे नहीं कि कहीं खड़े होकर माइक पे बोल रहे हैं, वो गजट में अधिसूचना जारी होता है। हम लोग को गजट से क्या मतलब, ठीक है, हम लोग कहाँ पता कहाँ गजट, वैसे पीआई भी देखते रहोगे तो अधिसूचना जारी होता रहता है। अधिसूचना जारी जब हो गया तो चुनाव का औपचारिक घोषणा हो गया। अब जो उम्मीदवार हैं वो निर्वाचन क्षेत्र से जहां लड़ना चाहते हैं वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इधर क्या चल रहा है, मीडिया में चल रहा है प्री पोल सर्वे, ये इतना भाई इतना लोगों पे सर्वे किए, इतना परसेंट एक्स, इतना परसेंट वाई, उसी में अपना खूब गहमा गहमी चल रहा है। और जिसको जो उम्मीद है कि भाई जो हार जाएगा वो बोलेगा अरे देखिए अभी चुनाव होना बचा हुआ है, इस सब चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर जीतने का उम्मीद है तो बोलेगा कि नहीं हम विश्वास करते हैं, सेम पार्टी। तो ये माहौल बनता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल आ जाता है हर क्षेत्र में। आगे देखेंगे भी, निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सबको नियुक्त करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मजबूत इलेक्शन कमीशन है। कार्यपालिका से अलग हट के इसके पास शक्ति अलग से आ जाती है, मतलब पूरे देश का लगभग प्रशासन इसके हाथ में आ जाता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, किसी और देश में होता तो वही तनासा बन जाता है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इसके हाथ में आ जाता है और निष्पक्ष चुनाव करा पाता है। अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन हो गया। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है आरओ, वो नामांकन पत्र की जांच करता है। सभी उम्मीदवार और दल चुनावी अभियान में शुरू हो जाते हैं, है ना। अभी हम गए थे जेएनयू विश्वविद्यालय, वहाँ इलेक्शन का माहौल चल रहा है, छात्र से बात कर रहे हैं पीछे, खूब जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा, वहाँ अलग ही माहौल है। ठीक है, तो अभी प्रेसिडेंशियल वहाँ पे डिबेट भी होता है, माइक पे फील्ड में डिबेट भी होता है, देखने लायक होता है। तो सभी उम्मीदवार दलों द्वारा चुनावी अभियान संचालित करते हैं। अब जो अभियान है वो चुनाव के 48 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद कोई माइक लेके, उस समय बड़ा शांति रहता है, बहुत शांति। जो 48 घंटा है ना, वो आप 5 साल का नींद वहीं तभी ले सकते हो। खूब शांति रहता है, कोई प्रचार उचार नहीं। उस समय अगर प्रचार करेगा तो एमसीसी का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, कौन सा परिसीमन में गेरी मांडरिंग करके एक वर्ड होता है। गेरी मांडरिंग आपको नेपाल के संबंध में पढ़े हैं क्या? याद नहीं, बहुत पहले हाँ, मैं बता देता हूँ। एक इसको अभी थोड़ा आगे बढ़ जाए, अच्छा शब्द है, बता देता हूँ। प्रीलिम्स में से पूछेगा नहीं, ठीक है, बताता हूँ। हाँ, क्या चीज? निर्वाचन खर्च होता है, जैसे पर सीट पे निर्वाचन खर्च हाँ, का हाँ, एक बताएंगे, अभी लिमिटेशन। बताएंगे। ठीक है, अब ये जो है ध्यान दीजिए, अब अंतिम चरण का मतदान होता है और अंतिम चरण के मतदान के आधे घंटे, अंतिम वोट डालने के आधे घंटे के बाद ही एग्जिट पोल अलाउ होता है।
पहले क्या होता था कि एक चरण का चुनाव हुआ एग्जिट पोल, दो चरण का चुनाव हुआ एग्जिट पोल, इससे जनता प्रभावित होती है। ठीक है, तो एग्जिट पोल कब अलाउ होगा? अंतिम चरण के मतदान के अंतिम वोट डालने के आधे घंटे बाद। उसके बाद लोग हल्ला मचाना शुरू होते हैं, फिर जो शांति था वो समाप्त। ठीक है, तो जो मतदान की उसके बाद गणना होती है, उसके बाद घोषणा होती है। तो ये आपने समझ लिया क्या क्या चरण है। आपने क्या पूछा कि जो निर्वाचन का जो खर्च है कब शुरू होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीलिम्स में शायद इस बार पूछ सकता है आपसे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। देखो ध्यान दो, एक तो यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसके बाद राष्ट्रपति का अधिसूचना जारी हुआ, आह्वान किए गए आ जाओ तुम लोग वोट डालने। तो वोट तभी डालेगा जब नामांकन होगा। किसका नामांकन? उम्मीदवार का। और ये आपको चुनाव प्रचार है। ठीक है, और इससे पहले माहौल रहता है किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये भी तो माहौल रहता है। तो टिकट मिलने का अलग चलता रहता है कि हम यहाँ से लड़ेंगे यहाँ से नहीं लड़ेंगे, देखते ही हूँ आजकल क्या माहौल। तो टिकट मिलने का, अब जरा सोचो, टिकट मिलना छोड़ दो, उससे ही पहले माहौल होता है, सब उम्मीदवार खूब खर्चा करता है, माहौल दिखाता है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमको टिकट मिलना चाहिए। तो एक्चुअल जो खर्चा आपका जोड़ा जाता है वो जब नामांकन जारी करते मतलब दायर करते हो, नामांकन अपना भरते हो, और चुनावी प्रचार तक जब समाप्त होता है 48 घंटे पहले, तब तक का पैसा जोड़ा जाता है कि भाई इतना लाख रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में प्रैक्टिकली जैसे ही टिकट मिला वैसे ही खर्चा होना शुरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति कब अधिसूचना, कोई मतलब नहीं, इतना एक्स्ट्रा पैसा लोग खर्च करता है। और मैं आपको बता दूं ये ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है। वो माना जाता है कि भाई चुनाव दाखिल करने के पहले, नामांकन दाखिल करने के पहले जो आम जनता के लिए कुछ भी कर रहा है उसको चुनाव आयोग क्या मतलब है? 5 साल खर्च कर रहा है उसको चुनाव आयोग क्या मतलब है? लेकिन प्रैक्टिकली उसको टिकट मिलने के बाद जोड़ना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसलिए 90 लाख का सीमा है, वो 9 करोड़ भाग जाता है। हाँ, और साथ में इसमें अगर कोई एक्स पार्टी का है, वो पार्टी जो उस पर खर्च करता है उस क्षेत्र में वो भी नहीं जोड़ा जाता। स्टार प्रचारक जो हेलीकॉप्टर से आता है वो भी नहीं जोड़ा जाता है। फिर जोड़ा क्या जाता है? ठीक है, अब ये एक ने इन्होंने बड़ा अच्छा, आपका नाम क्या है? अरे तुम्हारा नहीं, इनका पूछ रहे हैं, भावेंद्र। हाँ, गैरी मैंड्रिंग इन्होंने शब्द पूछा है, और किस्मत से हम कुछ ही दिन पहले IR नेपाल का पढ़ रहे थे तो उसी में हमको ये वर्ड सीखने को मिला, बड़ा अच्छा है, बता दूं कहीं अगर सवाल पूछ दे। अब क्या है, नेपाल से ही एग्जांपल लेके बताएं क्या? ये नेपाल है, लगभग आयताकार है। अब इस क्षेत्र में इधर पूरा मधेसी लोग रहते हैं जिसकी अच्छी खासी जनसंख्या है, और ऊपर पहाड़ है, पर्वत है, और कम लोग रहते हैं। तो ये है मधेसी। मधेसी कौन है? जो बिहार यूपी से 100-200 साल के अंदर जाके वहां खेती वेती किए अंग्रेज टाइम पे, हाँ, और वहां आज रह रहे हैं। यहाँ पे कौन है? मूल रूप से नेपाली लोग एक्चुअली में। अब ये नेपाली लोग जो हैं इनकी जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। भाई पहाड़ है, हिमालय है, वो भी सबसे ऊपर वाला, एवरेस्ट वाला है। अब ये क्या है कि अगर इसको सीटों का अगर निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा तो इसको कम से कम, ध्यान दो, इसको कम से कम, हम एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर गलत हो सकता है, मैं गैरीमैंडरिंग वर्ड बता रहा हूँ, इसको कम से कम 15 सीट मिलना चाहिए। किसको? मधेसी, जहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सत्ता पे प्रभुत्व इन लोगों का है, सत्ता पे प्रभुत्व इन लोगों का है।
मधेसी को ये साइडलाइन करना चाह रहे हैं। मधेसी को देख रहे हैं, मधेसी को ज्यादा भाव देंगे, बिहार नीचे है 5 करोड़ और धक्का देगा, पूरा नेपाल में इन्हीं का जनसंख्या है ना। बिहार में देख ही रहे हैं कितना जनसंख्या घनत्व है, लोग एक को धक्का दे रहे हैं, धक्का देते देते सब नेपाल में पहुंच गए। ठीक है, अब ये जो परिसीमन इस क्षेत्र का इस प्रकार से किया है, इतनी चालाकी से किया है परिसीमन, कि मधेसी मात्र एक क्षेत्र में ही अपनी निर्णायक भूमिका दिखा पाएंगे। समझो मेरी बात, इतनी चालाकी से ऐसे बॉर्डर क्रिएट करना कि मधेसी मात्र एक क्षेत्र में, कायदे से इनको करना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में 15 क्षेत्र में, हम एग्जाम्पल में हो सकता है 20 भी हो, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र में करना चाहिए। इन्होंने गैरीमैंडरिंग करके ऐसा ये परिसीमन किया है कि मात्र एक क्षेत्र में मधेसी का प्रभुत्व रहेगा। तो मतलब राजनीतिक शक्ति समाप्त, समझ रहे हैं। और लगभग क्षेत्र ऐसे होगा और हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा मधेसी को 10-10% देखते रहो, जिसका कोई महत्व नहीं। इसी को गैरीमैंडरिंग कहते हैं। तो ये जो परिसीमन आयोग जो यहाँ पे करती है, तो बहुत सारे विपक्षी दल कभी कभी आरोप लगाती है कि गैरीमैंडरिंग किया जा रहा है ना, कि भाई ऐसा इस तरीके से परिसीमन किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी को दिक्कत आ जाए, घाटा हो विपक्षी पार्टी को, है ना, को घाटा हो जाए। तो ये गैरीमैंडरिंग हो गया। अब नहीं पता मुझे। हाँ बोलिए, माइक ले लो, माइक ले लो। सर जम्मू कश्मीर के परिसीमन के संबंध में भी आया था सर। ये आरोप लगता है, लेकिन ठीक है अब उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये आरोप लगता है। तो इसी से वर्ड क्वाइन हुआ, क्वाइन नहीं, पहले से ये वर्ड चल रहा है। तो ये इसलिए हम नेपाल से हम एग्जाम्पल आपको बताए हैं, IR भी मजबूत हो जाए, कॉन्सेप्ट भी समझ ले। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब जानते थे ये वर्ड, कंफ्यूजन था इस वर्ड में। चलिए क्लियर। चलिए अब है आदर्श आचार संहिता, ध्यान दीजिए। हाँ माइक दीजिए। हाँ सर जैसे आपने बताया नेपाल में ऐसा होता है, तो जो ये मुद्दा जो उठता है श्रीलंका में भी ऐसा होता होगा तब? हाँ, श्रीलंका में एक अलग मुद्दा है। श्रीलंका में क्या है, जब भी आप पढ़ोगे, अब इसमें चर्चा जा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एक और क्लास इसके लिए QRM के लेना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका में क्या है कि वो अपने मूल रूप से प्रॉब्लम है, उनकी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, महत्व नहीं दिया गया, जगह जगह डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब वहाँ भी अल्पसंख्यक को साइडलाइन किया गया ना? भाषाई अल्पसंख्यक को, भाषाई, धार्मिक नहीं, भाषाई अल्पसंख्यक को। तो वहां हमेशा आप पढ़ोगे 13th अमेंडमेंट, उन लोग को 13वां संविधान संशोधन करके इसको उन्होंने वादा किया। जब राजीव जयवर्धने समझौता हुआ था तो वादा हुआ था कि आप 13वां संविधान संशोधन करके तमिल भाषी जो लोग हैं उनको क्या दोगे, कुछ अधिकार दोगे। तो उसी का नाम है क्या, 13th अमेंडमेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको 6 क्लास में समाप्त करना था। ठीक है, अब आदर्श आचार संहिता ये क्या क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोई एक सांविधिक दस्तावेज नहीं है, मतलब कोई कानून के द्वारा नहीं बनाया गया। उसी प्रकार से ये सब सर्वसम्मति से विपक्षी पार्टी, पक्ष वाली पार्टी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब लोग बैठ के मीटिंग करके बनाए हैं, लेकिन कोई उसका कानूनी दस्तावेज नहीं है। तो सर्वसम्मति से बनाया गया है। इसमें क्या क्या होता है MCC में? अनुदान, नई योजना, परियोजना, जब MCC लागू हो गया उसकी घोषणा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी या कोई राज्य का मुख्यमंत्री अभी नई योजना का घोषणा नहीं कर सकता है। सार्वजनिक राजकोष के खर्च पर विज्ञापन जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मंत्री सार्वजनिक पद के धारकों को अपने आधिकारिक दौरों के साथ, मालूम चल रहा है कि आधिकारिक दौरा हो रहा है और साथ में हाथ हिलाते हुए चुनाव प्रचार भी कर रहा है, नहीं कर सकता है। ये इसलिए किया गया है ताकि पक्ष जो सत्ताधारी दल है उसको एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा फायदा ना हो। उसके बाद राजनीतिक दलों की आलोचना बस उनके नीति के आधार पर करना चाहिए, कुछ गलत तरीके से कुछ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उनके पर्सनल पे कमेंट, जैसे आपने तरह तरह के कमेंट सुने होंगे, तो उस सब पे इलेक्शन कमीशन एक्शन ले लेता है। हाँ,
जैसे कि अभी हम लोग तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो आ जाता है कि सरकार ने अभी तक ये किया, एक ऐड आता है ना, तो सरकार अपने राजनीतिक कोष से कर हाँ, रहे तो हैं। ये इनको प्रायोरिटी मिलती है कि यही पार्टी सिर्फ ये प्रचार कर सकती नहीं, है। नहीं, नहीं, सर ऐसा क्योंकि बिल्कुल- ऐसा होता है ना कि जैसे वीडियो देख रहे हैं इसमें ऐड आ जाता है कि मोदी जी ने, माननीय मोदी जी तो ने जिसके पास ऐसा पैसा है, किया। जिसके पास पैसा है वो प्रचार करेगा। तो ये मतलब इलीगल नहीं है, इलीगल कर नहीं, सकते बिल्कुल। हैं। कैसे इलीगल है? इलीगल नहीं है, बिल्कुल कर सकता है। बार बार विचार आता है ना कि ये प्रचार क्यों आ नहीं, रहा है नहीं, इसमें। नहीं, ये भाई आप एक राजनीतिक पार्टी जिसके पास पैसा है वो आराम से यूट्यूब पे या कहीं भी प्रचार कर सकता है। ओके सर। ठीक है। राजनीतिक दलों के स्थानीय पुलिस प्राधिकरण को अपना जो सभा करने वाला है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। अगर एक ही मार्ग से दो नेताओं का गुजरने वाला है क्या रैली, तो पहले से एक दूसरे को सूचित करना है, नहीं तो नेता तो निकल गए, जनता आपस में भिड़ गई। ठीक है, नेता निकल जाते हैं, नेताओं में दिक्कत है। हाँ, जनता भिड़ जाती है, मूर्ख की तरह जनता लड़ती रहती है। और जबकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, रात में एक साथ पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए राजनीति के संदर्भ में अपने दोस्तों से दुश्मनी मत कीजिएगा। ठीक है, अभी सुन लो आराम से, आराम से। क्यों नहीं दे सकते हैं? बोझ प्रचार नहीं कर सकते आप। किसको बोझ दे रहे हैं तो गुप्त मतदान है, किसको पता कि आप जाति के आधार पर दे रहे हो कि धर्म के आधार पर दे रहे हो? क्या? हाँ, नहीं मांग सकते। हाँ, उसके बाद कि राजनीतिक रैली में या दूसरे जो पार्टी है उसका कोई व्यक्ति का पुतला उतला नहीं जलाइए। ठीक है ना, बड़ा निम्न कोटि का चीज होता है। उसके बाद मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के सभी जो प्राधिकारी हैं उसको आईडी कार्ड देना चाहिए जिसपे उसका नाम, चिन्ह और उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग के अधिकारी को ही वहां आसपास घूमना है। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप बोझ दे दिए और बार बार कपड़ा बदल के वहां जा रहे हो और थिनर से नेल पॉलिश साफ कर रहे हो। नहीं, आगे देखेंगे, उनके सेशन में नहीं, और बाद में हुई नहीं, बाद में हुई 96 के आसपास का। देख लेते हैं, ईयर देख लेते हैं। अब ये निर्वाचन तंत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हायरार्की समझना हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर निर्वाचन के संबंध में सबसे बड़ी संस्था कौन है? वे भारतीय निर्वाचन आयोग हर एक राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करती है। सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो अगर लोकसभा का चुनाव है तो हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में एक सीईओ नियुक्त हो जाएगा। किसके अधीन ये सीईओ किसके अधीनस्थ होगा? ईसीआई। और बड़े बड़े इसमें बड़े बड़े सचिव, इस सब लेवल के लोग नियुक्त होते हैं और ज़्यादा दिखाएंगे पक्षपात। और इलेक्शन कमीशन अगर टीएन सेशन टाइप के लोग हैं, है ना, तो क्या करेंगे? उनका सारा रिकॉर्ड खराब कर देंगे, आगे प्रमोशन नहीं होगा। अगर इलेक्शन, इसलिए तो इलेक्शन कमीशन का कितना पावर है ये किसी व्यक्ति ने दुनिया को बताया, इंडिया ने दुनिया को बताया। कौन थे? टीएन सेशन। बोले कि सुबह सुबह हम नाश्ता में राजनीतिक पार्टी को खा देते हैं, नेताओं को खाते हैं। हाँ, तो वो क्या था कि इलेक्शन कमीशन को इतना पावर संविधान में दिया हुआ था, इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता था। पता मतलब परंपरा नहीं था उस तरीके से। इलेक्शन का जो टीएन सेशन आए, सबको, सब नेताओं को औकात दिखा दिए। ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे राज्य में आपने देख लिया, हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, मतलब डीईओ। ये आईएएस ऑफिसर के डीएम, जो डीएम है, आईएएस ऑफिसर हैं, उस रैंक के लोग होते हैं। बहुत इलेक्शन कमीशन से तो और डरता है उस समय। जो भी यहाँ नियुक्त किया जाता है वो राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार का परामर्श बाध्यकारी नहीं है। हर राज्य सरकार चाहेगा कि मेरा जो मेरा ब्यूरोक्रेट मेरा चमचागिरी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, उसी को लगाओ। और इलेक्शन कमीशन को ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा है, बोले ना इसको नहीं लेंगे। राज्य सरकार भिड़ गया, बोले हम बताते हैं तुमको, तो राज्य सरकार फिर पीछे हट जाती है। तो इन जनरल इलेक्शन के समय राज्य सरकार उस इलेक्शन कमीशन से टक्कर नहीं लेती, बहुत पावर है उसको।
हाँ, ये बिल्कुल एकात्मक, बिल्कुल एकात्मक। राज्य का भी चुनाव करा रहा है। उसके बाद अब समझिए कि हर एक जो आपने जिला देख लिया, अब हर एक निर्वाचन क्षेत्र, एक जिला में 2 निर्वाचन क्षेत्र, 3 निर्वाचन क्षेत्र, 1 निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट पद है, नाम सुनते रहते होंगे। अब वो रिटर्निंग ऑफिसर जो हर एक जो वहाँ पे मतदान केंद्र है, वहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मतदान अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं एक स्कूल के ये होंगे, टीचर हो सकते हैं, और इतना पावर हो जाता है उनको, टीचर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इतना पावर रहता है कि किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि यहाँ से निकलो, मतलब जो गलत कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत पावर इनके ऑर्डर पे सारा वहाँ का जो मतदान केंद्र पे पुलिस है वो काम करती है। तो असली मजा यही बनने में है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर नाम भी है, पीठासीन अधिकारी, ठीक है। और जो आपको रंगेंगे नाखून, ये सब मत पत्र देंगे या फिर डायरेक्शन देंगे, सब कौन है? पोलिंग ऑफिसर, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हायरार्की में रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे आता है कौन? पीठासीन अधिकारी। लेकिन इस पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ आपने देखा? केंद्र स्तर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे आए राज्य स्तर पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उसके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर, उसके नीचे पीठासीन अधिकारी, ठीक है। मेरे गांव के बगल में एक 25 साल पहले की बात है, एक पीठासीन अधिकारी का गांव वालों ने मर्डर कर दिया। हाँ, मतलब पहले इसे बहुत होता था, बिहार में तो और ज़्यादा। अब मर्डर कर दिया क्योंकि वो बहुत कड़क था, दोबारा वोट देने नहीं देता था। लोगों को था कि भाई दोबारा वोट दें, मेरे घर के इतने लोग बाहर रहते हैं, उनका वोट तो हम ही देंगे बताओ। और उसको हक मानते थे लोग, और ऐसा हुआ। और उसके बाद जो उस गांव का हाल हुआ है, इतना सीआरपीएफ का जवान 1 महीना तक, कोई 15 साल या 18 साल से बड़ा जो बच्चा हो, मेल मेंबर, सब जेल में। और गंगा नदी के तट तक दौरा दौरा के मारा इसको, है ना। और वो जो एरिया है रेड जोन में आ गया है। तो अब जब भी इलेक्शन होता है तो और जगह अगर 5 ये सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वहाँ 50 होते हैं। और पावर बढ़ जाता है ऐसे जगह पे। आपको शूट एंड साइड का भी पावर होता है कि क्योंकि बहुत सेंसिटिव जोन है। तो गांव वाले सब आज तक पछता रहे हैं, है ना। उस गांव में प्रॉक्सी वोटिंग अब कोई नहीं करता है, प्रॉक्सी वोटिंग कोई नहीं करता है। पर्यवेक्षक, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर्यवेक्षक नियुक्त करता है, जो जगह जगह घूम के जांच करता है, देखता है सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इसका काम ऑब्वियसली पहले ही होगा। मतदाता पंजीकरण अधिकारी, जो उस क्षेत्र में इलेक्टोरल रोल बनाएगा, मतदाता सूची तैयार करेगा। हाँ, टीचर, गवर्नमेंट टीचर होते हैं। बहुत बार तो इसमें डिपेंड करता है, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं। वो उपलब्धता किसकी है वो मैटर करता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीफ इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर, सभी की नियुक्ति कौन कर रहा है? इसीलिए ईसीआई को इतना पावर है। ईसीआई नियुक्त किया है अगर चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर। अब बदमाशी किया अगर ये, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर गंगा के तट तक दौरा दौरा के मारेगा इसको, इन लोग का पूरा करियर खराब कर देगा। इतना पावर है। यही पावर को एंजॉय किए कौन? टीएन शेषन। उसके बाद उन्होंने परंपरा शुरू कर दी। टीएन शेषन जैसे और 2-3 आए हैं इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन नाम जो पहले शुरू करता है उसका होता है ना। एक बहुत अच्छे इलेक्शन कमिश्नर हुए आपके एस.वाई. खुरैशी जी। हाँ, एस.वाई. खुरैशी जी हुए और इलेक्शन को लेके इतना डेडिकेटेड हैं। उनका आर्टिकल आता रहता, आज भी आया क्या?
संसद टीवी पे, यही नहीं एस.वाई. कुरैशी जी बुक भी लिखे हैं, ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इलेक्शन को लेके वो अलग अलग देश में जाके वो भी देते रहते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग होता है ना, और इतना ट्रेनिंग देते हैं कि नेपाल में भी ट्रेनिंग देने गए और वहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से शादी कर लिए, जिससे हाँ जिससे उन्होंने शादी किया है वो नेपाल की चीफ इलेक्शन ऑफिसर है। हाँ, तो शादी नहीं हो सकता है कि ये हो सेपरेशन हो, लेकिन शादी किए हैं। तो हम वही बोले कि देखो कितना डेडिकेटेड हैं कि शादी भी चीफ इलेक्शन ऑफिसर से किए हैं। अब ध्यान दीजिए, हंसी के समय हंसी। अब आइए इस पे आइए। निर्वाचन प्रणाली के प्रकार, एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे पहले आगे पहुंचेगा वही विजेता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको 50% वोट आए, है ना। ये भी हो सकता है कि नोटा आपसे ऊपर है तब भी जीत आपकी होगी, पता है ना। नोटा नहीं जीतता है, नोटा में वोट देने वाले फिर देखते रह जाते हैं, लेकिन बड़ा जरूरी है नोटा, है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सबसे बुरा तो उन लोगों को लगता है जो जीते भी हैं लेकिन ऊपर में नोटा है, जो एक नैतिक दबाव खुद में महसूस होता होगा और बोलते होंगे हम 5 साल कुछ नहीं करेंगे, क्यों नोटा को इतना वोट दिए, हमको दिए कहाँ होता हूँ, हाँ। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है भारत में, बताओ। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद भी, स्थानीय निकाय, एडीसी का चुनाव, एडीसी के चुनाव में भी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें कम से अगर कोई उम्मीदवार को चुन रहे हो तो कम से कम उसको 50% वोट लाना जरूरी है। अनुपातिक मत प्रणाली भारत में कहाँ पे यूज होता है, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और विधान परिषद के, राज्यसभा के, और कहीं। अरे वाह वाह। जो संसदीय समिति का चुनाव होता है, भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना कराए, लेकिन उसमें अनुपातिक मत प्रणाली, वेरी गुड। आपसे पूछा जा सकता है, समिति डाल दे तो। उसके बाद ये जो है पार्टी लिस्ट सिस्टम, मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली और वैकल्पिक मत प्रणाली। पार्टी लिस्ट सिस्टम क्या होता है कि यहाँ उम्मीदवार नहीं, पार्टी का नाम होता है, जिस पार्टी को जितना वोट मिला। अब मान लो एक्स पार्टी को 60% मिला, वाई पार्टी को कितना मिला 20%, जेड पार्टी को 10% और ए पार्टी को मान लो 10% मिला। तो ये बोलेगा कि नहीं, चूंकि मुझे 60% मिला है तो 100 का 100 सीट मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। 60 सीट किसको मिल जाएगा, इसको जितना प्रतिशत मिला है उतना आपको सीट मिलेगा। अब ये पार्टी डिसाइड करेगा उस सीट पे किसको भरेगा, किस उम्मीदवार को नामित कर दो, पार्टी नामित कर देगा। तो ये क्या होता है, पार्टी लिस्ट सिस्टम। ये आपको इजराइल में होता है। दूसरा है, ये जो पार्टी लिस्ट सिस्टम का भी 2 प्रकार है, एक क्लोज लिस्ट, दूसरा खुला लिस्ट। क्लोज लिस्ट में वही है, सिर्फ पार्टी चुनाव लड़ेगी, ठीक है। खुले लिस्ट में क्या होता है कि आपका पार्टी का भी XYZ है और इस पार्टी के 2 उम्मीदवार का नाम दे दिया, AB, इसका 3 CDE, इसका भी 3-4 दे दिया। आपको पार्टी में नंबर 1 2 3 लिखना ही है या किसी एक पार्टी को देना है, साथ में इसको AB में भी प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो पार्टी के साथ साथ आप क्या करते हो, उम्मीदवार के लिए भी वरीयता दर्शाते हो। उसके बाद आपका मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली, इसको जर्मन मॉडल कहते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चुनाव हो गया। अब जिसको आधा सीट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से भर दिया गया कि जो उम्मीदवार जीता है आधा सीट भरा गया। जो आधा बचा हुआ सीट था वो अनुपातिक मत प्रणाली से उस पार्टी को दे दिया गया, तुमको जिसको नामित करना है कर दो। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया? जैसे यूपी का चुनाव हुआ था और यूपी के चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, बीजेपी को मान लीजिए 100 सीट मिला, दूसरी पार्टी को कम मिला। तो अब ऐसा भी हुआ है पिछले मतलब 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी को 0 सीट मिला यूपी से लोकसभा में, लेकिन मत प्रतिशत था 17%,
ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से 0 मिला और 17 सीट मिल जाएगा किससे? 17 सीट के अनुपात में किससे मिल जाएगा? प्रोपोर्शनल वोटिंग से। तो इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नहीं भी जीत पाता है उसको अनुपातिक से कुछ ना कुछ सीट मिल जाता है। तो इसलिए इसको मिश्रित प्रणाली कहते हैं, इसको जर्मन प्रणाली कहते हैं, इसको आपको एडिशनल मेंबर सिस्टम, क्षतिपूरक अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं, कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कारण आपको जो क्षति हुई है उसी का कंपनसेशन किया जा रहा है। ठीक है, भारत में नहीं, भारत में जर्मन मॉडल, जर्मनी। उसके बाद वैकल्पिक मत प्रणाली, जिसको प्रिफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना। एकल संक्रमणीय ही भारत में हर जगह है। कहाँ हर जगह? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में और संसदीय समिति। वेरी गुड। अनुच्छेद 226 के तहत बताया है, मूल संविधान में ही वयस्क मताधिकार के बारे में उल्लेख है और ये भी कहा गया है कि भाई आपका जो मूल संविधान में 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन राजीव गांधी के समय 61वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, पहचान पत्र आप प्राप्त करें, है ना। अगर पहचान पत्र नहीं है तो वोट डालने नहीं देगा। आधार कार्ड दिखा दीजिए, नामावली में नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ईपिक पहचान पत्र दिया जाता है। एकल पंजीकरण, आप एक ही जगह से आप नामांकित हो सकते हैं। क्योंकि अभी आधार से पूरा जुड़ा नहीं है तो बहुत सारे लोगों का गांव में भी नाम होता है, वहाँ ही मजा ले लेते हैं और यहाँ भी अपना शहर में वोट डालते रहते हैं। तो आपका भी है? हथकड़ी लगेगा। आपका है? अच्छा, कहाँ? ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण दोनों में? कंप्लेन करना पड़ेगा। अब मतदाता सूची में मतदाता सूची में कब आयोग होगा? भाई भारत का नागरिक नहीं है, अनसाउंड माइंड है ना, तो इस सब व्यक्ति को नहीं होगा। अपराध, भ्रष्ट आचरण इस सब में है तो निश्चित समय के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब देखिए, जो जेल में बंद, क्या जो वोट दे सकता है? नहीं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल पूछे हैं तो ध्यान रखिए कि जो लोग जेल में हैं क्या वो वोट दे सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। उनका वोट देना अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो किसी कारण से पेरोल पे बाहर है ना, एक फरले होता है, फरले पे बाहर है तो वो वोट दे सकते हैं। लेकिन अधिकार किनके लिए है? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, उनके लिए अधिकार है। नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या यूएपीए में ही होता है? किसी भी कानून में अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव का मतलब अपराध हुआ ही नहीं है, आप पहले आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको वोट डालने का अधिकार है। जेल के, चूंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में तुलनात्मक रूप से बहुत कम लोग होते हैं, गिन के 5, 6, 10, तो प्रैक्टिकल है इसलिए किया गया है। सुनिए, लेकिन कोई जेल में बंद है और जेल में ऐसे अंडर ट्रायल्स, लगभग तो अंडर ट्रायल्स हैं, मोर देन, सुनो तो भाई, तो सुन तो लो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जो अधिकतर कौन है? अंडर ट्रायल्स हैं। हम कहेंगे भाई हम निर्दोष हैं, हम पे दोष सिद्धि नहीं हुई है तो हमको वोट डालने का अधिकार तो है ही, तो क्यों नहीं हमको जाने देते हो? तो चक्कर क्या है कि उनके अब लगभग 5 लाख से ज़्यादा है वो संख्या जो जेल में बंद हैं। और उसको बताओ कितना प्रैक्टिकल है कि उसको गाड़ी में बंद करके और ले जाएगी पुलिस, और वो पुलिस जो उस दिन सबसे ज़्यादा बिजी है। तो प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए अधिकार नहीं दिया गया, आदर्श रूप में मिलना चाहिए। जेल में कराने के लिए पूरा तंत्र को फिर जेल में आना पड़ेगा। जेल में भाई निर्वाचन आयोग जो बिजी है इतना ज़्यादा बाहर, उसको फिर जेल में आना पड़ेगा। तो इसी सब प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए ये अभी तक नहीं लाया गया। ठीक है, अब है 3 तरह के मतदाता हैं। एक तो जो समान नागरिक हैं और हम लोग हैं और जाके अपने क्षेत्र में वोट दे देते हैं। हम लोग बोलेंगे हमारे बदले हमारी पत्नी वोट दे दे, हमारी गर्लफ्रेंड वोट दे दे, वो
नहीं चलेगा, प्रॉक्सी वोटिंग नहीं है। एक होता है सेवा मतदाता, ऐसे लोग जो भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अब सीआरपीएफ का जवान है ना, और वो बिहार का है लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी में लगा हुआ है, तो क्या उसको वोट डालने का अधिकार छीन लोगे? नहीं। तो सेवा मतदाता और उनके साथ रह रहे जो उनके पत्नियां हैं, है ना, तो वो हाँ क्यों नहीं रह सकते हैं भाई? आईएफएस ऑफिसर है, विदेश में है, तो उसके परिवार उनके साथ रहते हैं। या फिर कोई सैनिक है जो बाहर यहाँ पे रह रहा है, कश्मीर में है, तो उनकी पत्नी साथ में रह रही है। तो जो जीवन साथी है उन दोनों को अपना ये ऐसे इसके माध्यम से, डाक के माध्यम से वोट इसका भेजने का अधिकार है। एनआरआईज, वो एनआरआईज भारत के नागरिक हैं और पासपोर्ट में जो उनका एड्रेस है वहाँ पे मतदाता सूची में उनका पंजीकरण के पात्र हैं। वोट डालना है तो फ्लाइट पकड़ो, आओ, कौन मना किया है? अभी नहीं बोलना कि अधिकार है तो सरकार फ्लाइट का पैसा दे, ठीक है, पैसा भी ले लेगा, आएगा अभी नहीं। हाँ अच्छा, सेवा मतदाता में अब चुनाव सुधार का इस संबंध में कमेटी आई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है सरकार द्वारा मतलब चुनाव का राजकीय वित्तीयन के संबंध में इंद्रजीत गुप्त समिति मेरे ही नाम पे है ना। इंद्रजीत गुप्त समिति इंपॉर्टेंट है, पूछेगा इंद्रजीत गुप्त समिति किससे है, सुन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे राजकीय वित्तीयन का चर्चा चलता रहता है। उसके बाद विधि आयोग और ये सब तो नाम ऐसे है जो नाम के साथ आपसे वोहरा समिति पूछ सकता है, नाम है। हाँ, राजनीति में अपराधीकरण से संबंधित वोहरा समिति है, ठीक है, पूछ सकता है कि इससे संबंधित है। कुछ फैक्ट हैं, देखिए ईवीएम का सबसे पहले यूज कब किया गया? 82 में। आपकी क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, दल बदल कानून 85 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। 1988 में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितना कर दिया गया? 21 से 18। आदर्श आचार संहिता 1996 में, है ना। उसके बाद 12 में आपको अपने जो उम्मीदवार हैं उनको अपने बारे में पूर्ण प्रकटीकरण करना आवश्यक हो गया। 10 में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। क्या अभी प्रतिबंध है, लेकिन कब तक? जब तक चुनाव के अंतिम चरण के आधा घंटा। 2013 में नोटा की अनुमति मिल गई। 14 में एमएलए एमपी एमएलसी को आपराधिक मामला भी के संबंध में आपराधिक मामला 1 वर्ष में न्यायालय को निपटाना जरूरी हो गया, ठीक है। 17 में क्या हुआ जो अभी चर्चा में भी है, जो कंपनी लॉ में संशोधन करके भाई पहले 7 उनके लाभांश का 7% था, शायद 7% था ना मैक्सिमम, उसको अनलिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। चुनावी बॉन्ड आ गया। 18 में आय के स्रोत की आपको घोषणा करनी है। अभी ये बहुत चर्चा में है, प्रीलिम्स का 2-3 महीना भी है, तो सवाल चुनावी बॉन्ड पे पूछ सकता है, ठीक है। दल बदल कानून जो है मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, पढ़ाऊंगा कि नहीं, तो इसको मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या है? ओपिनियन पहले लिया जाता है, चुनाव शुरू होने के पहले ओपिनियन पोल लिया जाता है कि आप किसको वोट डालना चाहते हो। असली में ये भी होता है कि वो लोग जाता नहीं है ग्राउंड में, जो पैसा देगा उसका ओपिनियन पोल उसी अनुसार बनेगा, ऐसा भी होता है। कमाई का अच्छा जरिया है ओपिनियन पोल। खैर वो तो मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ओपिनियन पोल चुनाव के पहले। एग्जिट पोल, एग्जिट मतलब निकलना, चुनाव समाप्त होने के आधा घंटा बाद से आपको परमिशन है एग्जिट पोल का। ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल चुनाव जब चल रहा हो उस बीच आप नहीं, एग्जिट पोल तो खैर दे ही नहीं सकते हो ना, एग्जिट पोल तो तभी दोगे जब चुनाव हो गया हो। लेकिन जब 7 चरण में चुनाव हो रहा है तो 1 चरण का एग्जिट पोल आप दूसरे चरण के पहले मतलब अंतिम में ही दोगे सारा, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसको अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। वो चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन करेगा। इसकी संरचना क्या होती है? एक अध्यक्ष होते हैं और
समय समय पे जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, राष्ट्रपति अभी निर्धारित किए हुए हैं 2, कल आंख खुला बोलेगा नहीं 3, उनको जो मन है, ठीक है। अच्छा, जो 3 भी बोल रहे हैं वो आंख खुला, ये मजाक में है, वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेंगे। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ईसीआई की सहायता के लिए कुछ प्रादेशिक मतलब आयुक्त की भी नियुक्ति कर देंगे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि सीसी और अदर मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो अभी 2 है, सबकी शक्ति समान है। निर्णय बहुमत के आधार पे होता है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, जो शर्त है कठिन है। कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो दोनों ही सदन के विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत 249 वाला नहीं 368 वाला, जो कठिन है। इसलिए आज तक किसी निर्वाचन आयोग को नहीं हटाया जा सका। मुख्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन अन्य जो 2 आयुक्त हैं, भले ही शक्ति समान हो, लेकिन उसको हटाने का शर्त बड़ा आसान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बोलेगा कि जाओ हम जा रहे हैं परामर्श देने, हटाइए इन दोनों को, अच्छा काम नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति हटा देगा, ठीक है। ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल है। कहा जा रहा है जब शक्ति समान है तो आप उनको भी हटाने की शर्त कठिन कीजिए, ठीक है। इनको स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो बता ही चुके हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। राष्ट्रपति का जब तक प्रसाद मिल रहा है तब तक नीचे है, नहीं। हटाने की शर्त खासकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त में कठिन है। मुद्दे जो चल रहे हैं और प्रीलिम्स में पूछ सकता है, काफ़ी चर्चा में रहा है। अभी भी एक निर्वाचन आयुक्त ने ये किया है, इस्तीफा दिया है, ठीक है। इनके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई। इतना बड़ा मतलब पोस्ट है, उसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं की। ईसीआई के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं है कि मिनिमम 6 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, ये सब नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद ये और इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों करने पर रोक नहीं है, मतलब कोई भी लाभ का पद ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा ये भी मुद्दा है कि इनका जो प्रशासनिक खर्च है संचित निधि पे भारित नहीं है। कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया है। हाँ, अब कैबिनेट सचिव के बराबर कब संशोधन इस वाला जो अभी अच्छा अभी ओके अभी जो फिर से ये हुआ है, हाँ, नियुक्ति के संबंध में, बिल्कुल उसको ऐड कीजिएगा। वेरी गुड पॉइंट। उसको ऐड करना है कि इनका वेतन भत्ता अब कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया है। शक्तियाँ और कार्य, ये सब हम आपको बता चुके हैं, क्या क्या शक्ति क्या कार्य है, ठीक है ना। मतदाता सूची बनाना, परिसीमन आयोग को सहायता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, कौन राष्ट्रीय दल है कौन राजकीय दल है, ये सब मान्यता देना, ठीक है। ये सब इसके काम हैं। दलों और उम्मीदवारों के आचार संहिता निर्धारित करना, रेडियो टीवी पर राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रोस्टर तैयार करना कि कौन राजनीतिक पार्टी का कौन सा टाइम मिलेगा रेडियो पे प्रचार करने के लिए, ठीक है। सांसदों की निर्भरता के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना, विधायकों की निर्भरता के मामले में राज्यपाल को सलाह देना, रिगिंग के केस में वहाँ का रद्द करना निर्वाचन, सब देखिए पर्यवेक्षण करना, सब मतलब वही चीज़ें जानते हैं। अब है आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल। देखो पंजीकृत दल में 2 प्रकार है, कौन? जो मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। मान्यता प्राप्त वो होते हैं जिनको राष्ट्रीय दल या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। गैर मान्यता वो होते हैं जो अन्य दल है। जैसे राखी सावंत ने एक दल बनाया था 2014 में, अरे सीरियसली, हाँ, राष्ट्रीय आम पार्टी, अरे सही में राष्ट्रीय आम पार्टी बनाया था। राखी सावंत खुद चुनाव लड़ी थी मुंबई के एक क्षेत्र से और 900 वोट मिले थे उसको, ठीक है। तो वो अब वो क्या उदल, अब मजेदार बात है कि 2000 से ज़्यादा पार्टी पंजीकृत है किसके पास? निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन आयोग के पास शक्ति है पंजीकरण करने की, पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है। 40 से 50 दल या मैक्सिमम 100 दल ही एक्टिव है। बचा हुआ दल ऐसे ही नाम लिखवाई हुई है राखी सावंत के पार्टी टाइप का, उसका जो पंजीकरण रद्द नहीं हुआ, चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई बात नहीं, यही कोई नहीं करता है, पड़ा हुआ है। मतलब कानून में यही लूप होल है ना, पंजीकरण रद्द करने की शक्ति
निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। उसके बाद कौन सा चुनाव चिन्ह किसको आवंटन हो, याद रखिए कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो उसको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा तो उसका चुनाव चिन्ह बना रहेगा। जैसे बीएसपी का चुनाव चिन्ह है क्या, हाथी छाप, है ना। और असम में असम गण परिषद का भी चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी छाप। अगर बीएसपी चली गई असम में चुनाव लड़ने तो उसको अपना चिन्ह उसको हटाना पड़ेगा। असम गण परिषद बोला भी कि चुनाव आयोग को कि बीएसपी का हाथी छाप है दाहिने और मेरा बाएं, तो ये बोला कि नहीं चलेगा वो, है ना, आपको हटना पड़ेगा। अगर बीएसपी आएगी आपको हटना पड़ेगा, ठीक है। भाजपा का कमल छाप है, भाजपा अगर कहीं से भी किसी भी कोने से लड़े तो वही कमल छाप बना रहेगा, चाहे किसी और का भी कमल छाप क्यों ना हो, ठीक है। जैसे तीर धनुष छाप है शिवसेना का, वैसा ही वहाँ पे आपको शिबू सोरेन का पार्टी कौन है, झामुमो, उसका भी तीर धनुष है। लेकिन अगर शिवसेना आके यहाँ पे लड़ेगी तो कोई उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, समझ रहे बात। तो वहाँ की अगर झामुमो वहाँ की क्षेत्रीय दल है तो शिवसेना को अगर लड़ेगी झारखंड में तो अपना अलग चुनाव चिन्ह लेना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। आम आदमी पार्टी का क्या है, झाड़ू छाप है, ठीक है। आम आदमी पार्टी आप, इसका क्या है चुनाव चिन्ह, झाड़ू छाप। जब नई नई पार्टी बनी तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे खुरापाती थे, अपना पार्टी यहाँ पे पंजीकरण किए और चुनाव चिन्ह रखे जलता हुआ टॉर्च छाप। हाँ, जलता हुआ टॉर्च छाप, ताकि इसका बोझ कटे। आम आदमी पार्टी चली गई न्यायालय में, न्यायालय बोली ये सब मजाक नहीं चलेगा, है ना, इसका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया। एक समान दिखने वाला चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, है ना। मेरे गांव से एक उम्मीदवार लड़ रहा था घंटी छाप पे, और लोग उसको, बहुत सारे लोग, अंधेरा होता है ना वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे, उसमें मोहर मारने वाला था, बहुत सारे लोग उसको लालटेन छाप समझ के दिए पड़ा है। अब राष्ट्रीय दलों का मान्यता कैसे दिया जाता है, राज्य स्तरीय दलों को मान्यता कैसे दिया जाता है, इसमें राष्ट्रीय दल का जो मान्यता का क्राइटेरिया है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में कभी भी पूछ सकता है, लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नहीं तो वही राष्ट्रीय दल तो याद हो जाएगा, आसान है। राज्य स्तरीय दल एक दो बार पढ़ के जाइएगा, कहीं कुछ ट्रिक मिल जाए तो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीट उसको मिली हो, मतलब मिनिमम 11 सीट वो जीता हो, लेकिन अलग अलग 3 अलग अलग राज्य में, ठीक है। कुछ पार्टियां हैं एक राज्य में पूरा सुपरा साफ कर देती हैं लोकसभा में भी, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाती है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के आम चुनावों या विधानसभा के चुनावों में दल ने 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और उसने किसी भी राज्य में 4 सीट जीती हो। अगर एक राज्य में भी 4 सीट जीते हों, लेकिन आप अलग अलग कम से कम 4 राज्य में 6% वैध मत प्राप्त किए हैं, और दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त, जैसे एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, यही था ना, शरद पवार वाली एनसीपी थी ना, हाँ, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी था शायद। तो वो कैसे पहले अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया, पहले राष्ट्रीय पार्टी था, पता है आपको कैसे। तो 3-4 राज्य में वो कुछ ना कुछ सीट जीत लेता था। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी था, अब नहीं है। अभी कितना राष्ट्रीय पार्टी है, 6 है। नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन है। ए फॉर आम आदमी पार्टी, है ना, दूसरा बी फॉर बीएसपी, उसके बाद बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस, 2 और है, बताइए। नहीं है, लेकिन पहले सी फॉर अल्फाबेटिकल चलते हैं। सीपीआई मार्क्सिस्ट, एम फॉर माओवादी नहीं है, मार्क्सिस्ट है। और छठा क्या है, एनएनपी का फुल फॉर्म नेशनल पीपल्स पार्टी, नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है ना। और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में 4-5 राज्यों में ठीक ठाक जीतती है कुछ ना कुछ, तो राष्ट्रीय पार्टी
का दर्जा मिल गया। राष्ट्रीय पार्टी दर्जा छोटी मोटी बात नहीं होती, सब पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। क्यों? बहुत चीज़ मुफ्त में मिल जाता है। दिल्ली के अंदर एक उसको फ्री में भवन मिल जाएगा अपना कार्य का स्थापित करने के लिए, रेडियो टीवी पे अपना प्रचार करने के लिए फ्री का स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा फायदा। प्लस कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहे तो ऐसे सीना तान के अपना चुनाव चिन्ह के साथ जा सकता है, हाथी लेके जा सकता है, कमल का फूल लेके, जहां पे जाना है। ठीक है, जो राज्य स्तरीय दल का है इसको आपको खुद पढ़ना है। मैं बता दूं, इसको याद करना आसान नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, कुछ कहीं मिल जाए प्रीलिम्स में सवाल, फंसना हो फंस जाए। ठीक है।